इस तरह की बुद्धिमत्ता लगभग चिंताजनक थी। उसने अपनी तलवार ऊर्जा को इतनी दूर तक फैला दिया था कि वह कोई वास्तविक चोट पहुंचाने में असमर्थ थी। यह प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन इसका क्या उपयोग था? लेकिन फिर जमीन पर पड़े पंखों को देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि इसका एक ही उपयोग है। इसका एक पंख जितना उपयोग है। यदि वह राघव होता तो वह निश्चित रूप से अपनी शक्ति को बिखेरता नहीं, बल्कि अपनी सारी शक्ति को आयरन विंग ईगल के पार्श्व में वार करने पर केंद्रित करता। वहां उसके पंख उसकी पीठ पर मौजूद पंखों जितने ही मजबूत थे। सलोनी की जियानेटियन शक्ति से वह वहां एक गहरा घाव बनाने में सक्षम थी। हालांकि इसे भारी चोट नहीं माना जा सकता है, लेकिन कम से कम इसे चोट के रूप में तो गिना ही जाएगा। लेकिन इस समय राघव ने अपना मुंह बंद रखना ही बेहतर समझा। आखिरकार हर साधक के पास अपने अपने विकल्प होते हैं और कोई भी चीज पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होती। वह व्यर्थ में निर्देश नहीं देगा। आयरन विंग ईगल ने एक उग्र पक्षी की तरह चीख मारी और एक विशाल पंख सलोनी की ओर जोर से झपटा। धमाका! सलोनी की तलवार उसके पंख पर लगी, लेकिन वह उसकी विस्फोटक शक्ति को रोकने में असमर्थ रही और पीछे हट गई। हालांकि सलोनी की जियानेटियन शक्ति द्वारा आयरन विंग ईगल को भी थोड़ा पीछे धकेल दिया गया था। यह जियानेटियन शक्ति का सबसे भयानक पहलू था। हाउटियन शक्ति का मतलब है कि व्यक्ति अपने शरीर के भीतर अपनी ऊर्जा का संचार करता है, लेकिन जियानेटियन शक्ति का मतलब है कि अपने शरीर के अंदर जियानेटियन आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करके हमला करना। ये दोनों गुणात्मक रूप से अलग थे। यह एक शक्तिशाली चाल का उपयोग करने वाला है। राघव अचानक चिल्लाया। उसने अभी यह कहा ही था कि आयरन विंग ईगल के माथे से लाल प्रकाश की किरण सलोनी पर निकली। सलोनी जल्दी से एक तरफ हट गई। लाल किरण उसके शरीर के पास से गुजरी। प्रकाश दूर स्थित एक पहाड़ को भेदता हुआ सीधा उसमें दर्जनों मीटर चौड़ा छेद कर देता है। इसने एक क्रिस्टल की हड्डी को जन्म दिया है। सलोनी चौंका। एक जियानेटियन जादुई जानवर के पास अपने क्रिस्टल कोर को एक हड्डी में विलय करने में सक्षम होने का एक निश्चित मौका था। एक बार जब वे विलय हो गए तो वे उस हड्डी में अपने सबसे मजबूत हमले को अंकित करेंगे। वह तथाकथित क्रिस्टल हड्डी थी। एक जादुई जानवर के लिए क्रिस्टल की हड्डी को जन्म देने की एक शर्त यह थी कि उसके पूर्वज शक्तिशाली रहे हों। इसके लिए उनके रक्त में एक शक्तिशाली ऋण का होना आवश्यक था। यह तथ्य कि यह आयरन विंग हॉर्नेड ईगल एक क्रिस्टल हड्डी को संघनित करने में सक्षम था, इसका मतलब था कि इसका वंश सामान्य नहीं था। हालांकि उस वंश की पीढ़ी में गिरावट आई थी। इसके अलावा एक शक्तिशाली रक्त रेखा के साथ भी एक जादुई जानवर के पास क्रिस्टल की हड्डी को संघनित करने में सक्षम होने की 1000 में से 1 से भी कम संभावना थी। इसने क्रिस्टल की हड्डियों को बेहद दुर्लभ बना दिया। क्रिस्टल हड्डियां बहुत ही स्वर्ग विरोधी खजाने थीं। वे प्राकृतिक हथियार थे और एक बार उन्हें परिष्कृत करने के बाद हमला करने के लिए उन पर मौजूद ऋणों को सक्रिय करने के लिए अपनी खुद की शक्ति का उपयोग करना संभव था। वे ऐसे हथियार थे जिन्हें जियानेटियन विशेषज्ञ भी पाना चाहते थे। ज्यूली गुप्त क्षेत्र में वापस मानव की किस्मत इतनी अद्भुत थी कि उसे एक हथियार मिल गया, लेकिन बाद में इसे राघव के ड्रैगन स्केल ने नष्ट कर दिया था। उस समय मानव के पास क्रिस्टल हड्डी को सक्रिय करने के लिए कोई जियानेटियन शक्ति नहीं थी और उसे इसका उपयोग करने के लिए अपने स्वयं के सार रक्त का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जिससे लगभग उसे रक्त की हानि से मृत्यु हो गई थी। उसकी वह क्रिस्टल हड्डी शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी अपनी शक्ति बहुत कमजोर थी। मानव अपनी पूरी शक्ति बाहर निकालने में असमर्थ था। केवल एक जियानेटियन विशेषज्ञ की जियानेटियन शक्ति एक क्रिस्टल हड्डी की क्षमता को पूरी तरह से बाहर निकालने में सक्षम थी। आखिरकार हड्डी पर मौजूद ऋण जादुई जानवर के मूल ऋण थे, जिनमें उनका सबसे मजबूत हमला था। हालांकि एक जादुई जानवर की बुद्धि बहुत कम थी और प्राकृतिक ऊर्जा के बारे में उनकी समझ भी बहुत कच्ची थी। वे खुद अपनी क्रिस्टल हड्डी की शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही निकाल पाते थे। लेकिन अगर एक जियानेटियन विशेषज्ञ ने एक क्रिस्टल हड्डी को सक्रिय किया तो वे वास्तव में अपने क्षेत्र में बेजोड़ होंगे।
इसलिए एक क्रिस्टल हड्डी एक ऐसी चीज थी जिसके लिए अनगिनत ज्यानिटियन विशेषज्ञ पागल हो जाते थे। सलोनी भी एक ज्यानिटियन विशेषज्ञ थी, इसीलिए उसका दिल धड़कने लगा। अगर उसे यह क्रिस्टल हड्डी मिल जाती तो सलोनी भाड़े की इकाई अन्य सभी भाड़े की इकाइयों पर हावी हो जाती। उन्हें अब कभी भी धमकाया नहीं जाएगा। जब यह अपने क्रिस्टल बोन के हमले का उपयोग करने वाला होता है तो इसकी आंखें बैंगनी हो जाती हैं। यह एक संकेत है कि यह ऊर्जा जमा कर रहा है और यह बहुत ही विशिष्ट है। इस पर ध्यान दें, राघव चिल्लाया। अभी राघव के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने सीधे एक कुर्सी निकाली और आराम से बैठ गया, बस अपने काम में लगा रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सलोनी की किस्मत इतनी अच्छी होगी कि वह क्रिस्टल की हड्डी रखने वाले जादुई जानवर से टकराएगा। सलोनी भाड़े की टुकड़ी ने सचमुच सोना पा लिया था। लगातार धमाके हो रहे थे। सलोनी इधर उधर घूम रही थी। तलवारों की आकृतियां हर जगह उड़ रही थीं। इस क्रिस्टल की हड्डी की खोज ने उसके हौसले को बढ़ा दिया था और वह अपने हमलों के साथ और भी ज्यादा साहसी हो गई थी। लेकिन राघव वास्तव में यह देखने में असमर्थ थी। एक जादुई जानवर के सामने तुम उसका सामना क्यों कर रही थी? उसे बुरी तरह घायल करने के कई अवसर उसके पास थे। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सलोनी ने इसके लिए कोई जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की थी, या फिर यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह अवसरों का लाभ उठाना नहीं जानती थी। सिर्फ देखने से राघव असहाय होकर चिंता में डूब गया। हालांकि सलोनी वास्तव में शक्तिशाली थी। इस गहन युद्ध के बाद उसकी ज्यानिटियन शक्ति का उपयोग करने की क्षमता बढ़ गई। राघव ने माना कि इसे केवल प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में लेना सबसे अच्छा था। राघव को यह सब देखने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने अपनी मेरिडियन को मजबूत करना जारी रखा। 1 घंटे बाद उसकी मेरिडियन एक बार फिर अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और सलोनी अभी भी लड़ रहा था। क्या वह एक स्थायी लड़ाई लड़ने की योजना बना रही है? राघव ने आह भरी। उसकी लड़ने की शैली ऐसी थी कि अगर वह किसी को एक वार में मार सकता था तो वह 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता था। इस तरह की लड़ाई को देखकर ही उसे चिंता होने लगती थी। दूसरी ओर दूर खड़े भाड़े के सैनिकों का खून खौल रहा था। राघव की नजर में यह बेतुकी लड़ाई वास्तव में उनकी नजर में स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई थी। राघव कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने आदिम अराजकता मनका के पेड़ों में जीवन ऊर्जा निकालना शुरू कर दिया। उसकी चोटें वास्तव में लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं, लेकिन स्वर्गीय दाउस की विनाशकारी इच्छा अभी भी उसके शरीर में तबाही मचा रही थी। उसे इसे बाहर निकालने के लिए इस जीवन ऊर्जा की आवश्यकता थी। कई दिनों के बाद वे चोटें 50% तक ठीक हो गईं, जिससे उन्हें खुशी हुई। अचानक राघव को तीव्र उतार चढ़ाव महसूस हुआ और उसने अचानक सलोनी की चौंक कर चीख सुनी। सावधान राघव! उसने देखा कि एक लाल बत्ती सीधे उसकी ओर आ रही है। राघव अपने अंदर ही अंदर कोसते हुए बोला, तुम लोग अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन अपने काम से काम रखो। वह एक ओर भागा और लाल रोशनी सीधे उस कुर्सी में घुस गई जिस पर वह बैठा था। उसकी वह आलीशान कुर्सी तुरंत नष्ट हो गई। साथ ही उसके पीछे का पहाड़ भी टूटकर गिर गया। इस अचानक परिवर्तन ने सभी को अचंभित कर दिया। आयरन विंग ईगल ने अचानक राघव पर अपनी नजर क्यों डाली, जबकि वह सलोनी से लड़ रहा था? आयरन विंग ईगल ने जब देखा कि उसने राघव को नहीं मारा, तो उसने आसमान को हिला देने वाली चीख लगाई। हैरानी की बात यह रही कि उसने सलोनी को छोड़ दिया और सीधे राघव पर हमला कर दिया। सलोनी पूरी तरह से चौंक गई। आयरन विंग ईगल बहुत तेज था और उसके पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। भागो राघव! भाड़े के सभी सैनिक पीले पड़ गए। राघव अपनी मेरिडियन बनाने के बीच में था। वह अभी तक मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा था। वह निश्चित रूप से एक जियानिटियन जादुई जानवर के खिलाफ मर जाएगा। आप क्या कर रहे हो? राघव को एक मूर्ख की तरह खड़ा देखकर और उस पर हमला करने वाला विशालकाय राक्षस देखकर सभी भाड़े के सैनिक चिल्ला उठे। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी पहले जैसी तेज बुद्धि खो दी है। लौह पंख वाले बाज की तीखी चोंच धातु की रोशनी से चमक रही थी और वह निर्दयता पूर्वक राघव की ओर झपटा। यह एक मजाक है।
जब आप कहते हैं कि किसी चीज का पंख जितना उपयोग है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई उपयोग नहीं है। यहां पंख शब्द का अर्थ बाल भी हो सकता है, इसलिए आपने पहले भी बाल का उपयोग देखा होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं आमतौर पर इसका अनुवाद बाल के उपयोग के बजाय केवल कोई उपयोग नहीं के रूप में करता हूं। जमीन जोर से हिली और धूल हवा में उड़ने लगी। राघव! सलोनी सदमे से चीख पड़ी। वह अचंभित होने से खुद को नहीं रोक सकी। राघव ने क्यों नहीं चकमा दिया? राघव की गति के कारण उसके हमले से बचना कोई समस्या नहीं थी। क्या वह सचमुच ऐसे ही मर गया था? क्या? जब धूल जम गई तो सलोनी को यह देखकर अविश्वास हुआ कि राघव अभी भी वहीं था। वह हिला तक नहीं था। राघव का चेहरा अभी भी शांत था। उसने एक हाथ से आयरन विंग ईगल की बड़ी चोंच पकड़ी हुई थी और उसका सिर जमीन में दबा रखा था। चाहे आयरन विंग ईगल ने कितना भी संघर्ष किया, वह राघव के हाथ से भागने में असमर्थ था। चाहे वह सलोनी हो या दूर के भाड़े के सैनिक, वे सभी अचंभित थे। उनके सामने इस दृश्य पर विश्वास करने में असमर्थ थे। वह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई चींटी हाथी को हिलाने की कोशिश कर रही हो। सिर्फ एक हाथ से वह एक जैंटियन जादुई जानवर को वश में करने में कामयाब रहा, ताकि वह उससे बच न सके। आखिर इसके लिए किस तरह की शक्ति की जरूरत थी? तुम पहले कमजोर को कुचलना चाहते थे। राघव ने आयरन विंग ईगल को देखकर ठंडी मुस्कान दी। भले ही उसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा न हो, फिर भी उसके पास अपने भौतिक शरीर की शक्ति थी। अगर यह आयरन विंग ईगल उसे धमकाना चाहता था, तो उसके पास अभी भी बहुत कमी थी। बच जा। अचानक आयरन विंग ईगल की आंखों का रंग बदल गया। राघव ने तुरंत अपना पैर उसकी चोंच पर पटक दिया। धमाका! क्रिस्टल बोन का हमला सीधा हवा में हुआ, चूक गया। भागो! राघव ने उसकी चोंच पकड़ ली। अपनी भुजाओं की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की अचंभित निगाहों के सामने वह विशाल शरीर हवा में उठा और फिर दूर फेंक दिया गया। धमाका! आयरन विंग ईगल एक चट्टान से टकराया, जिससे उस पत्थर की चट्टान का आधा हिस्सा उस पर गिर गया। जब वह मुक्त हुआ तो वह सीधे हतप्रभ सलोनी पर टूट पड़ा। अब इसका सिर काटने का समय आ गया है, राघव चिल्लाया। तभी सलोनी ने प्रतिक्रिया दी। अभी आयरन विंग ईगल अभी भी राघव के हमले से चक्कर खा रहा था। यह एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। तलवार की रोशनी की एक किरण आयरन विंग ईगल की गर्दन पर लगी। खून की धार बहने लगी, लेकिन सलोनी के हमले से उसकी आधी गर्दन ही कट पाई। दर्द के कारण आयरन विंग ईगल अपनी उलझन से जाग गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सलोनी का दूसरा हमला आ गया। जब दूसरा हमला पिछली चोट पर हुआ तो उसकी गर्दन अंततः पूरी तरह से कट गई और खून बहने लगा। उसका विशाल शरीर गायब हो गया और राघव की उत्साहित मुस्कान सामने आ गई। सिर तुम्हारा है, इसलिए मैं धड़ रखूंगा। जब आयरन विंग ईगल का शरीर आदिम अराजकता मनका की काली मिट्टी में उतरा, तो उसने देखा कि उसके सभी पेड़ तेजी से बढ़ने लगे। ऐसा लगता था कि जादुई जानवर का शरीर जितना मजबूत होगा, वह उतनी ही अधिक जीवन ऊर्जा प्रदान कर सकता है। आयरन विंग ईगल ने उसे हिडन ग्राउंड स्पाइडर की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान की। छोटे पेड़ों को बढ़ते देखकर राघव अतुलनीय रूप से उत्साहित था। यह उससे भी अधिक तेज था जब उसने अपनी सारी ऊर्जा आदिम अराजकता वाले स्थान पर लगाने के लिए इस्तेमाल की थी। धन्यवाद राघव, सलोनी ने उत्साह से कहा और उसका सिर हटा दिया। यह कोई साधारण जादुई जानवर का सिर नहीं था, यह एक क्रिस्टल की हड्डी थी। अनगिनत लोग ऐसे खजाने के लिए पागल हो जाएंगे। हा हा हा, नेता बहुत विनम्र हैं। हम लूट का माल बराबर बराबर बांट रहे हैं। मात्रा के हिसाब से मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला है, राघव ने कहा। इस समय अन्य भाड़े के सैनिक भी दौड़े। वे सभी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। राघव, तुम इतने मजबूत कैसे हो? हमें बताओ। महिलाओं में से एक ने राघव की कोहनी के चारों ओर अपना हाथ लपेटा। हे, यह मुश्किल नहीं है। जब तक आप पर्याप्त जादुई जानवर खाते हैं, तब तक आपका शरीर भी इतना मजबूत हो सकता है, राघव ने कहा। कितने जादुई जानवर? लगभग 10,000। उदाहरण के लिए जहरीले सांप, कीड़े, चूहे, मकड़ी आदि। एक बार जब आप उनमें से हर एक को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, हड्डियों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो वे रस आपके शरीर को पोषण देंगे। अय्या, कितना घिनौना है।
अब इसे और मत समझाओ, मैं निश्चित रूप से इसमें प्रशिक्षण नहीं लेना चाहती। उस महिला ने राघव को छोड़ दिया और दूर भाग गई। जब राघव ने मकड़ी का नाम लिया था तो वह बहुत ही घिनौनी थी। उसने उस भयावह जानवर के बारे में सोचा जिससे वे कल लड़े थे। उसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उसे खाना, उसके जैसी जवान औरत की बात तो दूर, सबसे मर्दाना आदमी भी अपने पेट में हलचल महसूस करेगा। बस इतना ही काफी है। यह सब वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद है राघव। एक बार जब मैं इस क्रिस्टल की हड्डी को परिष्कृत कर लूंगा तो कोई भी अन्य भाड़े की इकाई हमें नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगी। सलोनी को पता था कि राघव सिर्फ बकवास कर रहा था और उसने बातचीत को वापस विषय पर ला दिया। यह सही है, उनकी माताओं को भाड़ में जाओ, उन्होंने वास्तव में हमें बहुत परेशान किया है। इस बार हमें निश्चित रूप से उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारना होगा ताकि उन्हें बताया जा सके कि वे अब ऐसा नहीं कर सकते। भाड़े के सैनिकों में से एक ने शाप दिया। अन्य भाड़े के सैनिक भी उत्साह से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें वाकई अतीत में अच्छा समय नहीं मिला था। भाड़े के सैनिकों की दुनिया में भी उन्हें दूसरों ने बाहर कर दिया था। राघव, तुम हमारे विकराल की टुकड़ी में शामिल क्यों नहीं हो? इतने सारे भाई बहनों के साथ सोचो कितना आनंददायक होगा। जनार्दन ने राघव के कंधे पर थपथपाया। बिल्कुल, तुम्हें भी शामिल होना चाहिए। सबसे बुरी बात यह है कि हम दो बहनें तुम्हारी सेवा में मदद कर सकती हैं। महिलाओं में से एक ने छेड़खानी करते हुए राघव की बांह खींच ली। यह सुनकर भले ही राघव की चमड़ी मोटी थी, फिर भी उसका चेहरा जल उठा। इसके अलावा अन्य भाड़े के सैनिकों ने भी भेड़ियां जैसी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। हालांकि वह जानता था कि वे मजाक कर रहे थे, लेकिन राघव कुछ असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे इस भाड़े के सैनिक दल का माहौल वाकई पसंद आया, लेकिन वह वहां नहीं रह सका। ठीक है, तुम दोनों को बहुत दूर जाने से पहले रुक जाना चाहिए। सलोनी ने राघव की अजीब अभिव्यक्ति देखकर हंस दिया। चूंकि हमने क्रिस्टल कोर प्राप्त कर लिया है, इसलिए हमें जल्दी से शहर लौट जाना चाहिए। हमें अभी भी आधे महीने से अधिक की यात्रा करनी है। एक पल इंतजार करें। राघव को अचानक कुछ याद आया। उसने इधर उधर देखा और फिर भागकर दूर एक टीले के पास पहुंच गया। उसकी हरकतों से अन्य लोग चौंक गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि वह क्या योजना बना रहा था। जब वे उस ढेले के पास पहुंचे तो उसमें से एक सिर निकला। तभी उन्हें याद आया कि जब आयरन विंग ईगल वापस लौटा था तो वह अपना शिकार लेकर जा रहा था। वे जल्दी से मदद के लिए दौड़े। उन्होंने देखा कि यह जादुई जानवर मरा नहीं था, लेकिन यह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और जाहिर है कि यह जल्द ही मर जाएगा। तुम्हें इसका क्रिस्टल कोर चाहिए? सलोनी ने पूछा। नहीं, मैं चाहता हूं कि यह हमें वापस उड़ा ले जाए। इससे हमारी बहुत सारी ऊर्जा बच जाएगी। राघव ने जादुई जानवर की चोटों की जांच की। हमें वापस लाओ। तुम जानवरों को काबू में करना जानते हो? सलोनी ने पूछा। थोड़ा सा। राघव हल्का सा मुस्कुराया। सलोनी कुछ अवाक रह गई। ऐसा लग रहा था कि राघव को हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन असलियत में यह कभी भी थोड़ा बहुत ही नहीं था। यह 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर है, एक ठंडे पानी का चमकीला कौवा। हालांकि इसकी ताकत साधारण है, लेकिन यह हम सभी को ले जाने के लिए काफी बड़ा है, राघव ने समझाया। उसकी चोटों की जांच करते हुए राघव ने देखा कि उसे ज्यादा बाहरी चोटें नहीं थीं। हालांकि उसके अंदरूनी अंग टूट गए थे, जो संभवतः चील द्वारा गिराए जाने की वजह से हुए थे। चूंकि उसके शरीर पर बहुत ज्यादा बाहरी चोटें नहीं थीं, इसलिए उसके लिए यह बहुत आसान था। उसने उपचार की गोलियों की एक बोतल निकाली और सीधे कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो के मुंह में फेंक दी। अगरबत्ती जलाने के कुछ समय बाद उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, जिससे सभी लोग उछल पड़े और कुछ कदम पीछे हट गए। आखिरकार वह एक जादुई जानवर था, और जादुई जानवर सभी हिंसक होते हैं जो किसी को भी कभी भी घायल कर सकते हैं। वे सभी देखना चाहते थे कि राघव उसे कैसे वश में करने की योजना बना रहा है। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने चारों ओर बहुत से लोगों को देखकर भागने की कोशिश की। हालांकि वह उठने में भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। तुम्हारी चोटें बहुत गंभीर हैं,
अगर हम तुम्हें नहीं भी मारेंगे तो भी तुम मर जाओगे। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। एक तो यह कि तुम हमारे साथ सहयोग करो और हमें थोड़ी देर तक उठाकर ले चलो। मैं तुम्हारी चोटें ठीक कर दूंगा और जब हम पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दूसरी बात यह है कि तुम सहयोग करने से इनकार कर दोगे। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी अंत में तुम यहीं मर जाओगे। कोई भी दूसरा जादुई जानवर तुम्हें खा जाएगा, राघव ने कहा। सलोनी और बाकी लोग हैरान रह गए। यह जानवर को काबू में करना था, वह बस उससे बात कर रहा था। अगर वह इंसानी भाषा समझता तो क्या उसे जादुई जानवर माना जाता? वे इस बात से अनजान थे कि राघव भी उससे बात करते समय अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रहा था। हालांकि वह उसके शब्दों को नहीं समझ रहा था, लेकिन वह समझ सकता था कि राघव क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। सच तो यह है कि राघव सीधे उस पर गुलाम की छाप लगा सकता था ताकि उसमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता न रहे। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। एक बार जब आप गुलाम की छाप लगा देते हैं तो जादुई जानवर के पास उसके आदेशों को सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। उसे यह तरीका पसंद नहीं था। एक लंबे क्षण के बाद ठंडे पानी के उज्जवल कौवे ने सभी की हैरान निगाहों के सामने राघव की छाती पर अपना सिर हल्के से दबाया। आध्यात्मिक छाप की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। राघव ने हल्का सा मुस्कुराया और उसके सिर पर थपथपाया। राघव को उसमें जीने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सहयोग करना चुना। राघव को यह उम्मीद नहीं थी कि यह कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो अपनी प्रजाति का अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिनिधि प्रतीत होता है, जिससे उसे यह समझने में मदद मिली कि आध्यात्मिक छाप क्या होती है। हालांकि इसकी वंशावली पहले ही बहुत कम हो चुकी थी। कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो को वश में करने के लिए बस कुछ शब्दों का इस्तेमाल करने से वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें और भी हैरान कर दिया। राघव ने औषधीय गोलियों की एक पूरी बाल्टी निकाली। उसमें सैकड़ों गोलियां होनी चाहिए थीं और वे सभी उच्च श्रेणी की उपचारात्मक गोलियां थीं। ये औषधीय गोलियां राघव द्वारा परिष्कृत नहीं की गई थीं। वे जूली गुप्त क्षेत्र से उसकी लड़ाई की लूट थीं। ऐसी साधारण उच्च श्रेणी की गोलियां राघव की नजर में कचरा थीं। उपचार की गोलियां उसके लिए अनिवार्य रूप से बेकार थीं, जबकि ड्रैगनब्लड लीजन की उपचार की गोलियां उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत की गई थीं और सभी 3 रिंग और उससे ऊपर की उच्च श्रेणी की गोलियां थीं। इस प्रकार ऐसी साधारण गोलियां पूरी तरह से अनावश्यक थीं। कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो को इतनी सारी उपचारात्मक गोलियां खिलाने के बाद उसने उसे पहले आराम करने दिया। उन्हें तुरंत वापस जाने की जरूरत नहीं थी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह रात भर में थोड़ा ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे उनके साथ उड़ने में सक्षम हो जाएगा। जब दिन रात में बदल गया तो सभी लोग साधना अवस्था में प्रवेश कर गए, लेकिन राघव को सलोनी ने अकेले ही बुलाया। राघव, मैं जानता हूं कि तुम शायद किसी असाधारण जगह से आते हो, लेकिन तुम चाहे जितनी भी ताकत में क्यों ना हो, तुम्हें अंतहीन बदमाशी और भीड़ भाड़ से निपटना ही पड़ेगा। क्या तुम वाकई हमारे साथ जुड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहते? अगर तुम शामिल होने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें नेता का पद देने को तैयार हूं। वास्तव में यूनिट का नाम बदलकर तुम्हारा नाम रखना भी कोई समस्या नहीं होगी। रात के अंधेरे में सलोनी और राघव एक चट्टान के ऊपर पहुंच गए थे। सलोनी ने चुपचाप उनसे बात की। राघव ने चट्टान के नीचे स्थापित टेंटों को देखा और आह भरते हुए कहा, सबसे पहले मुझे आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद देना है, लेकिन मैं वास्तव में विकराल की इकाई में शामिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं? आप अपनी स्थिति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं? सलोनी ने पूछा। मुझे लगता है कि आप शायद गलत समझ रहे हैं। मैं किसी शक्तिशाली परिवार का शिष्य नहीं हूं। मैं तो बस एक आम देहाती हूं। मेरे पास खोने के लिए कोई रुतबा नहीं है। मैंने आपके साथ न जुड़ने का कारण यह नहीं चुना कि मैं आपको नीची नजर से देखता हूं। वास्तव में मैं आपकी भाड़े की इकाई के माहौल का आनंद लेता हूं। आप सभी एक दूसरे के लिए गहरी भावनाओं से बंधे हैं और यह परिवार की तरह है। यह ठीक इसलिए है क्योंकि मैं आप सभी को पसंद करता हूं, इसलिए मैं आपके साथ शामिल नहीं हो सकता।
मैं एक बदकिस्मत सितारा हूं और मैं आप सभी को फंसा दूंगा। राघव ने अपना सिर हिलाते हुए अर्धचंद्र की ओर देखा। सलोनी ने कहा, आपको पता होना चाहिए कि हमारी यूनिट में कोई कायर नहीं है। आप मुझे एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में सोच सकते हैं। आप लोगों को मौत से डर नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे डर लगता है। मैं उस दर्द को सहन नहीं कर सकता। अगर मैं आपके साथ शामिल हो गया तो शायद बहुत जल्द ही पूरी यूनिट मेरे कारण नष्ट हो जाएगी। तुम सब मर जाओगे, जबकि मुझे अकेले रहने का दर्द सहना पड़ेगा। भावनाहीन होना भावनाओं से कम दर्दनाक है। बस मुझे एक भावनाहीन व्यक्ति ही रहने दो। राघव की आंखों में दुख का एक स्पर्श दिखाई दिया। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने खुद को पूरे स्वर्गीय दांस के खिलाफ खड़ा कर लिया था। अगर कोई उसके साथ लड़ना चाहता था तो उसे पहले काफी मजबूत होना चाहिए था। अगर उनका जीवन काफी साहसी नहीं था तो वे सभी गिर जाएंगे। धर्मी और भ्रष्ट युद्ध में कई उच्च उत्साही मुख्य शिष्य थे जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जूली गुप्त क्षेत्र के बाद केवल मनोज और अन्य ही बचे थे। बाकी सभी मर चुके थे। हालांकि साधक जिस मार्ग पर चल रहे थे वह संघर्ष से भरा था, जहां जीवन और मृत्यु स्वर्ग के आदेशों पर निर्भर थे। राघव को यह नहीं पता था कि राखी की भयावह योजनाओं के कारण कितने मृत साथी मारे गए थे। इससे उसे बहुत बुरा लगा। इसलिए राघव अपनी भावनाओं के प्रति अधिक से अधिक कंजूस होता जा रहा था। उसके कार्यों से अन्य लोगों की जान जाने की बहुत संभावना थी। यही कारण था कि उसने उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखी, विशेष रूप से सलोनी और अन्य 2 महिलाओं से। हालांकि विकराल की टुकड़ी में ऐसे कुलीन लोग थे जो कड़ी मेहनत करते थे और बहुत शक्तिशाली बन जाते थे, लेकिन राघव उनसे ईमानदारी से प्यार करता था और नहीं चाहता था कि वे उसके भंवर में फंस जाएं। उनके लिए अपनी खुद की जीवन शैली, अपने जीवन के लिए अपने लक्ष्य ढूंढना ही काफी कठिन था। उनके लिए सबसे अच्छा यही था कि वे उसकी परेशानियों में न फंसें। राघव, क्या तुम्हारे पास कोई दिलचस्प कहानी है? उसकी आंखों में दुख देखकर सलोनी का दिल कांप उठा। मेरी कहानी बहुत लंबी है, इसे पूरा बताना भी मुश्किल है। राघव ने कड़वी मुस्कान दी। तो फिर क्या तुम मुझे यह बताने की कोशिश करना चाहोगे? सलोनी ने कहा। राघव ने सलोनी को देखा। तुम्हारी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं सलोनी भाड़े की टुकड़ी को कभी नहीं भूलूंगा। मैं इन भाइयों को नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें भी नहीं भूलूंगा। अय्या, लगता है मैं कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो को दवा खिलाना भूल गया। मुझे पहले निकलना होगा नेताजी। राघव ने सलोनी को अलविदा कहते हुए अपना सिर थपथपाया। राघव के जाते समय उसकी पीठ को देखते हुए सलोनी थोड़ी निराश हुई। इन वर्षों के दौरान वह पूरी यूनिट का समर्थन करने वाली अकेली थी। वह थक गई थी, बहुत बहुत थक गई थी। अगले दिन कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो काफी हद तक ठीक हो गया था। राघव को आते देख वह धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह ठीक रहेगा राघव? अगर यह हमें बीच रास्ते में ही छोड़ देता है तो हम सब पैनकेक में बदल जाएंगे। जनार्दन ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, भले ही हम पैनकेक में बदल जाएं, तुम निश्चित रूप से सबसे बड़े होगे। राघव ने जनार्दन के भारी शरीर को देखा। दोनों महिलाएं चुपके से हंसने लगीं, लेकिन सलोनी का मूड ठीक नहीं लग रहा था। उसने आज एक भी शब्द नहीं कहा था। चल दर। जब सभी लोग ठंडे पानी वाले चमकीले कौवे पर चढ़ गए तो राघव ने उसे आदेश दिया और अपने दोनों पंख हिलाते हुए उसने सभी को आकाश में उड़ा दिया। वे लगभग तुरंत बादलों में उड़ गए, जिससे उनमें से कई हरे हो गए। इस ऊंचाई पर कोई सवाल ही नहीं था कि अगर वे गिरते तो मर जाते। राघव, क्या तुम इसे और नीचे उड़ा सकते हो? एक महिला ने उसके चारों ओर अपनी बांह लपेटते हुए पूछा। हम नहीं कर सकते। अगर हम और नीचे उड़ते हैं तो हम पर दूसरे जादुई जानवरों द्वारा हमला किया जाएगा। हम उन हमलों से भले ही न डरें, लेकिन ठंडे पानी का चमकीला कौवा अब भी थोड़ा ही ठीक हुआ है। अगर उस पर हमला हुआ तो यह एक जानलेवा खतरा होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हम 1 मील और ऊपर उड़ेंगे तो आपको इस ऊंचाई से डर नहीं लगेगा, राघव ने कहा। जैसे ही उसने यह कहा वे हवा में ऊपर उठ गए।
अब उन्हें सचमुच कम डर लग रहा था, क्योंकि नीचे बादल उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहे थे। जो लोग ज्यादा बेशर्म हैं वे दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। डरे हुए लोग अपनी आंखें बंद करके झपकी ले सकते हैं। ठंडे पानी का चमकीला कौवा बहुत स्थिर होकर उड़ेगा, राघव ने कहा। जैसे ही उसने यह कहा, उसने देखा कि पहले से डरे हुए सभी लोग किनारे की ओर जाकर दूर तक देखने लगे, ये साबित करने के लिए कि वे डरे हुए नहीं हैं। राघव मन ही मन हंस पड़ा। कितनी तेज! अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमें किंग्जो शहर पहुंचने में सिर्फ 1 दिन लगेगा, सलोनी ने आखिरकार कहा, इस गति से चौंकते हुए। हम शायद ऐसा नहीं कर सकते। कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो की चोटें अभी थोड़ी ही ठीक हुई हैं। ये कुछ समय तक ही उड़ पाएगा, उसके बाद उसे फिर से एक रात आराम करना होगा। हालांकि अगर हम अकेले यात्रा करते तो यह अभी भी बहुत तेज होता। इसमें शायद 3 दिन लगेंगे, राघव ने कहा। सलोनी ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं बोला। जब दोपहर करीब थी तो राघव ने कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो को एक विशाल झील में उतारा। उसने एक बार फिर उसे उपचार की गोलियां खिलाईं। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत थी। झील के किनारे एक रात आराम करने के बाद वे एक बार फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़े। आधे दिन की उड़ान के बाद उन्हें फिर से आराम करना पड़ा, लेकिन तीसरे दिन वे आखिरकार लगातार पहाड़ों से बाहर निकल आए। वहां से किंग्जो शहर सिर्फ 10,000 मील दूर था, लेकिन राघव ने कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो को यहीं रुकवा दिया। सभी लोग उसकी पीठ से कूद पड़े और राघव ने उसके लिए बड़ी संख्या में औषधीय गोलियां निकाली। ठीक है, हमारा समझौता यहीं खत्म होता है। दवाइयों की यह आखिरी खेप आपको पूरी तरह से ठीक करने के लिए काफी है। अब आप घर लौट सकते हैं, उन्होंने कहा। राघव ने इसे इतनी जल्दी जारी किया क्योंकि उसे डर था कि अगर वे शहर के करीब पहुंच गए तो विशेषज्ञ इसे देख लेंगे और उस पर हमला कर देंगे। कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो ने अचानक एक धीमी चीख निकाली और उसने अपना सिर राघव के खिलाफ रखा, उसे आगे पीछे रगड़ते हुए। वह वास्तव में राघव की दयालुता से प्रभावित था और छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इससे वे सभी भावुक हो गए। ये किसने कहा था कि जादुई जानवर सभी स्वभाव से हिंसक होते हैं? कभी कभी वे मनुष्यों से भी अधिक भावुक होते थे। हमारे बीच एकमात्र बात यह समझौता था, मैं तुम्हें ठीक होने में मदद करता हूं और तुम हमें यहां तक लाने में मदद करो। अब हमारे बीच का कर्ज चुका दिया गया है और हमारा साथ साथ रहना समाप्त हो गया है। अब अलग होने का समय आ गया है। राघव ने धीरे से कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो के सिर पर थपथपाया। तभी उसने अनिच्छा से अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। लेकिन फिर ऊपर आसमान में उसने चक्कर लगाया, फिर भी जाने का मन नहीं किया। जाओ, राघव ने आह भरते हुए कहा। तभी उसने एक चमकदार पक्षी जैसी आवाज निकाली और बादलों में गायब हो गई। यह देखकर राघव अंदर से भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका। जादुई जानवर भी जानते थे कि दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों था कि मनुष्य हमेशा शत्रुता के साथ दयालुता का बदला चुकाना पसंद करते थे? यह सिर्फ एक छोटी सी दयालुता थी, साथ ही एक लेन देन भी। हालांकि जादुई जानवर अभी भी आभारी होना जानता था, लेकिन एक इंसान, विकराल की टुकड़ी भी हिल गई। लेकिन राघव के शब्द विकराल के दिमाग में गूंज रहे थे। हमारा भाग्य एक साथ खत्म हो गया है, अब अलग होने का समय आ गया है। क्या कोल्ड वाटर ब्राइट क्रो की स्थिति राघव के साथ उनके रिश्ते का चित्रण थी? राघव की पीठ को देखते हुए उसकी नजरें उलझी हुई थीं। अभी आधे दिन की यात्रा बाकी है, चलो चलें। सलोनी ने अपने विचारों को दबा लिया। उन्होंने सिर हिलाया। दोपहर होने को थी, इसलिए उन्होंने अपने कदम तेज कर दिए। रात होने से पहले उन्हें पहुंच जाना चाहिए। हे राघव, एक बार जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा, जनार्दन ने उत्साह से कहा। एक महिला ने चेतावनी दी, राघव को किसी भी संदिग्ध जगह पर मत ले जाना। जनार्दन शर्मा गया, जल्दी से अपना हाथ हिलाया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं जनार्दन ऐसा व्यक्ति हूं? राघव अवाक रह गया। अगर तुम ऐसी इंसान नहीं थी तो तुम क्यों शर्मा रही थी? क्या तुम नहीं जानती कि झूठ बोलने से मामला और भी खराब हो जाता है? खांसी? मैं यह सब सबके विचार से कर रहा हूं। भाई राघव हमारी यूनिट में शामिल नहीं होना चाहता है, इसलिए चूंकि हम अलग होने वाले हैं
मैं उसे अमर नशा भवन में कुछ मजा करने के लिए लाने की सोच रहा हूं। आप सभी जानते हैं, अमर नशा भवन की सभी महिलाएं अपना शरीर बेचती हैं, अपना कौशल नहीं। नहीं, रुको, मेरा मतलब था कि वे अपना कौशल बेचती हैं, अपना शरीर नहीं। जनार्दन ने जल्दी से खुद को सही किया। राघव ने उसे तिरस्कार से देखा। उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उसे भोजन करवाना नहीं था। अपनी इच्छाओं को छुपाने की कोशिश करने के बजाय उसे सीधे सीधे कह देना ही बेहतर होगा। यह एक अच्छा विचार है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सलोनी अब स्वीकृति में सिर हिलाएगा। नेता? सभी लोग चौंक कर चिल्ला उठे। आप इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अमर नशा भवन किंग प्रांत की सबसे खूबसूरत जगह है। मैंने बहुत पहले इसके बारे में सुना था। मैं वहां जाकर इसका अनुभव करना चाहता हूं, सलोनी ने कहा। नेताजी, यह उचित नहीं है, जनार्दन ने कहा। राघव ने इस बार हमारी बहुत मदद की है। बेशक हमें उसे कहीं अच्छी जगह ले जाना होगा। इसके अलावा मैं अमर नशा भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना चाहता हूं, अमर नशा मंडप। कोई अजीब विचार मत पालिए, सलोनी ने हंसते हुए कहा। अमर नशा मंडप? इसकी कीमत चाहे जितनी भी हो, क्या यह हमारे द्वारा प्राप्त किए गए खजानों की तुलना कर सकता है? फिर यह तय है, सबसे पहले हम अपना मिशन पूरा करेंगे और फिर विकराल की इकाई अमर नशा मंडप की यात्रा करेगी। एक कारण तो राघव को भेजना है, जबकि दूसरा कारण पूरे भाड़े के सैनिकों की दुनिया को यह बताना है कि हमारी म्यूक्स्यू भाड़े की इकाई बढ़ रही है, सलोनी ने कहा। बहुत बढ़िया, मुझे अंततः अमर नशा भवन की चोटी वाली महिलाओं का अनुभव करने का मौका मिला है। जनार्दन उत्साह में लगभग नाचने लगा। क्या तुम अमर नशा भवन की महिलाओं से मिलना चाहते हो? अपने अगले जन्म में फिर से प्रयास करो। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी और दूर से लोगों का एक समूह दौड़कर आया और उन्हें घेर लिया। वे चौंके बिना नहीं रह सके। सभी नए लोगों के पास शक्तिशाली आभा थी और उनमें से 100 से अधिक लोग कम से कम मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र तक पहुंच गए थे। इसके अलावा वहां 6 बुजुर्ग थे जिन्होंने विशेष रूप से शक्तिशाली दबाव उत्सर्जित किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गए हों। वास्तव में वे 6 ज्यानटियन विशेषज्ञ थे। माधवन, तुम क्या सोच रहे हो? सलोनी ने गुस्से से चिल्लाया। उसने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली थी। ये लोग विकराल भाड़े की इकाई के कट्टर दुश्मन थे। वे किंग प्रांत की सबसे पुरानी भाड़े की इकाई थी, आयरन ब्लड भाड़े की इकाई। माधवन आयरन ब्लड मर्सिनरी यूनिट का नेता था। वह 30 साल का लग रहा था और उसका शरीर गठीला था। उसके चेहरे पर एक लंबा निशान था जिससे वह जंगली जैसा लग रहा था। माधवन एक सच्चा ज्यानटियन विशेषज्ञ था जो मध्य ज्यानटियन क्षेत्र में पहुंच गया था। जब विकराल की इकाई का गठन किया गया था तो उसने जानबूझकर उन्हें दबा दिया था। सच तो यह है कि माधवन सलोनी की प्रतिभा और सुंदरता को पसंद करता था। वह उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन रथविक के विशेषज्ञों ने उस मामले को बर्बाद कर दिया था। हालांकि वह भाड़े के सैनिकों की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन संप्रदायों की नजर में भाड़े के सैनिक सिर्फ दूसरे दर्जे के थे, भिखारियों से ज्यादा बेहतर नहीं। उसने रथविक को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वह शायद यह महसूस किए बिना मर जाता कि यह कैसे हुआ। हालांकि उसने पर्दे के पीछे से विकराल मर्सिनरी यूनिट को काफी परेशान किया था, लेकिन वह उनकी वृद्धि को रोक नहीं पाया था। 1 महीने पहले विकराल मर्सिनरी यूनिट की ताकत ने उन्हें मर्सिनरी दुनिया के शीर्ष 10 में रखा था। इसके अलावा उसे और भी ज्यादा झटका इस बात से लगा कि सलोनी ज्यानटियन क्षेत्र तक पहुंच गया था। यह उसकी स्थिति के लिए एक गंभीर खतरा था। किंग प्रांत की भाड़े की दुनिया में केवल 3 इकाइयों में ज्यानटियन विशेषज्ञ थे और उन्होंने शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा कर लिया। अब जबकि सलोनी ज्यानटियन क्षेत्र में पहुंच गई थी, उसकी भाड़े की इकाई को कम से कम 4थे स्थान पर होना चाहिए था। इसके अलावा सलोनी अभी 20 की उम्र में पहुंची थी। दूसरी ओर माधवन 30 के दशक में दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में वह 50 साल से अधिक का था। इससे उसे गहरी ईर्ष्या महसूस हुई। सलोनी, मैं आज तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, कोई और था जो तुम्हें देखना चाहता था।
माधवन ने सलोनी को ठंडे भाव से देखा और ऐसा लगा जैसे वह अपनी बदकिस्मती पर खुश हो रहा हो। मैंने बहुत पहले ही छोटी बहन सलोनी की सुंदरता और अद्वितीय प्रतिभा के बारे में सुना था। आज तुम्हें देखना वास्तव में मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अचानक लोगों का एक और समूह आ पहुंचा। सबसे आगे वाला व्यक्ति एक युवा था और उसके पीछे 5 ज्यानिटियन विशेषज्ञ खड़े थे। वह युवक अभी 20 साल का लग रहा था। उसने जेड बेल्ट के साथ लंबे लबादे पहने हुए थे। हालांकि वह अभी मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में ही था, लेकिन उसकी आभा अत्यंत सघन थी। विकराल मर्सिनरी यूनिट के मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ सभी उस आभा से दब गए थे। नोवा! इस व्यक्ति को देखकर सलोनी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी बहन सलोनी मुझे पहचान लेगी। यह वास्तव में मेरा आशीर्वाद है। नोवा भयावह रूप से मुस्कुरा रहा था। सलोनी को देखते हुए उसकी आंखों में एक विकृत रोशनी दिखाई दी। सलोनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को मजबूर करते हुए पूछा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि विशालकाय ईगल गढ़ का जूनियर मास्टर मेरे लिए मुसीबत ढूंढने आया हो, है ना? विशालकाय ईगल गढ़ किंग प्रांत की 3 महान शक्तियों में से एक था। रथविक के अलावा कोई भी उन्हें दबा नहीं सकता था। मैं तुम्हारे लिए मुसीबत कैसे ढूंढ सकता था? यह सिर्फ इतना है कि मुझे तुम्हें पूरे दिन भागते दौड़ते देखकर दुख होता है, इसलिए मैं तुम्हें एक रखैल के रूप में स्वीकार करने आया हूं। मेरे विशाल ईगलगढ़ के संसाधनों के साथ मुझे यकीन है कि इन बेवकूफों के साथ रहने की तुलना में तुम्हें बहुत बेहतर इलाज मिलेगा। कैसा रहेगा? क्या तुम सहमत हो? नोवा हंसा। भाड़ में जाओ, तुम मूर्ख हो, तुम सचमुच कचरा हो। भाड़ में जाए तेरी दादी, तू सचमुच मरना चाहती है। नोवा के शब्दों ने विकराल की टुकड़ी को गालियों की झड़ी लगा दी। वे लगभग आगे बढ़े और हमला कर दिया। नोवा स्पष्ट रूप से उनका अपमान कर रहा था। उन्होंने अपने हथियार कस लिए, किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार। नोवा, विशालकाय ईगलगढ़ के ग्रैंड जूनियर मास्टर के लिए हमें धमकाने के लिए क्या आपके पास कोई गरिमा है? सलोनी ने गुस्से में कहा। उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। अगर यह सिर्फ आयरन ब्लड मर्सिनरी यूनिट होती तो उसे कोई डर नहीं लगता। हालांकि उसके पास क्रिस्टल बोन को परिष्कृत करने का समय नहीं था, लेकिन वह माधवन से डरती नहीं थी। हालांकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन विकराल की इकाई केवल कुलीन वर्ग से भरी हुई थी जो मौत से नहीं डरते थे। वे लड़ाई में हार नहीं सकते थे, लेकिन विशाल ईगलगढ़ के इस मामले में हाथ डालने के साथ यह पूरी तरह से अलग था। अपने 5 ज्यानिटियन विशेषज्ञों के साथ विकराल की इकाई निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी यदि वे उन्हें नाराज करते हैं। हा, कोई बेकार शब्द कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि आपने रथविक के मिशन को स्वीकार कर लिया है। मैं इस पूरे समय आपका इंतजार कर रहा था। मुझे परवाह नहीं है कि आप अंधेरे विशेषता कोर को प्राप्त करने में कामयाब रहे या नहीं। अभी मैं आपको 2 विकल्प देता हूं। मेरे साथ विशालकाय ईगलगढ़ में लौटें या हे मर जाओ। नोवा ने व्यंग्य किया। तुम्हारा विशालकाय ईगलगढ़ वास्तव में असहनीय है। हम तुम्हारे संघर्ष का हिस्सा भी नहीं हैं। तुम हमें निशाना बनाकर क्या कर रहे हो? सलोनी ने गुस्से में कहा। मुझ में तुमसे बहस करने की ताकत नहीं है। साधना जगत भी ऐसा ही है। ताकतवर के सामने कमजोर की कोई ताकत नहीं होती। मैं तुमसे पहले ही सवाल पूछ चुका हूं, तो बताओ, तुम मरना चाहते हो या जीना? नोवा ने व्यंग्य किया। नेता, आपको अभी भाग जाना चाहिए। हम उन्हें रोक देंगे। एक बार जब आपका साधना आधार आगे बढ़ जाएगा तो आप हमसे बदला ले सकते हैं। विकराल भाड़े की इकाई के सभी सदस्यों ने अपनी आभा पूरी तरह से छोड़ दी और किसी भी समय आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। ये कौन सी चींटियां हैं? भागो! अचानक एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव फैल गया। जियानिटियन शक्तियों का दबाव विकराल की इकाई पर टूट पड़ा और उन सभी को लगा जैसे उनके चारों ओर का स्थान जम गया हो। वे सभी हिलने में असमर्थ थे। यह विशालकाय ईगलगढ़ के जियानिटियन विशेषज्ञों की कार्रवाई थी। ये सभी पुराने भूत थे जो सदियों से रह रहे थे। उनकी जियानिटियन शक्ति पर उनका नियंत्रण कुछ ऐसा था जिसकी तुलना
सलोनी जैसे नौसिखिए से नहीं की जा सकती थी। विकराल भाड़े की टुकड़ी तुरंत ही मुश्किल में पड़ गई। अब उनके सारे रास्ते बंद हो चुके थे और उन पर 6 शियांटियन विशेषज्ञ नजर रखे हुए थे। यहां से एक मक्खी भी नहीं बच सकती थी। मुझे पता था कि जब तक तुम्हें वास्तविकता का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुम स्वीकार करने से इनकार कर दोगे। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा सलोनी। मैं तुम्हें अपनी लेट मेरिडियन ओपनिंग ताकत के साथ चुनौती दूंगा। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम सबको रिहा कर दूंगा। अगर तुम हार गए तो बस आज्ञाकारी होकर मेरी रखैल बन जाओ। बेशक आप इस चुनौती को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि किंग प्रांत के भाड़े के सैनिकों की दुनिया में विकराल भाड़े की इकाई का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नोवा स्पष्ट रूप से तैयार होकर आए थे। मैं उनसे सहमत नहीं हूं नेताजी। क्या सबसे बुरी स्थिति में मौत ही होगी? हम उनके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। उनमें से एक ने चिल्लाया। ठीक है, मैं सहमत हूं। सलोनी ने नोवा को ठंडी निगाह से देखा। नेता, अब और मत बोलो। मैंने तय कर लिया है कि मैं जायंट ईगल स्ट्रॉन्गहोल्ड के जूनियर मास्टर की शक्ति का अनुभव करना चाहती हूं। सलोनी ने अपना हाथ हिलाकर उनकी आपत्तियों को काट दिया। हालांकि वह जानती थी कि इस व्यक्ति के पास संभवतः सभी क्षेत्रों में लड़ने की शक्ति है, लेकिन परिस्थितियां उसे मजबूर कर रही थीं। उसे कोशिश करनी ही थी। क्या सबसे बुरी स्थिति युद्ध में मरना नहीं थी? यह असहाय होकर मौत का इंतजार करने से बेहतर था। हा, बढ़िया। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। सब लोग पीछे हट जाओ। विकराल की टुकड़ी पर नजर रखो। उनमें से एक को भी भागने मत देना। नोवा ने आदेश दिया। सभी लोग पीछे हट गए, जिससे सलोनी और नोवा के लिए एक खुली जगह बन गई। विशाल ईगलगढ़ के बुजुर्गों को अपने कनिष्ठ स्वामी की जरा भी चिंता नहीं थी। उन्होंने राघव और अन्य लोगों को घेर लिया, उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। एक बार जब यह सिर्फ सलोनी और नोवा थे, सलोनी ने अपनी तलवार उठाई। उसकी आभा धीरे धीरे संघनित हो रही थी और उसकी जायंटियन शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। राघव, ऐसा लगता है कि नोवा को जरा भी चिंता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? तुम बहुत होशियार हो, तुम जरूर कुछ सोच सकते हो। महिलाओं में से एक ने आग्रह किया। सच में, क्यों परेशान होना? नोवा को देखते हुए राघव मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भर रहा था। राघव, बस आहें मत भरो। बहन सलोनी को बचाने का कोई तरीका सोचो। वह जोर से चिल्लाई। चिंता मत करो, मैं नेता की वजह से आहें नहीं भर रहा हूं। राघव ने अपना सिर हिलाया और उसे धीरे से सांत्वना दी। अचानक जब सलोनी ने हमला किया तो एक विस्फोटक ध्वनि गूंजी। उसकी तलवार नोवा की बांह पर गिर पड़ी, जिससे धातु की आवाज आई। क्या यह हो सकता है कि नोवा के पास एक अटूट वज्र शरीर है? यह एक आर्म गार्ड है, राघव ने उदासीनता से कहा। एक अटूट वज्र शरीर? वह? कृपया, पहाड़ को चलने वाला हमला! नोवा अचानक चिल्लाया और उसके हाथ से सुनहरी रोशनी चमक उठी। एक मुट्ठी सलोनी की ओर टूट पड़ी। धमाका! जब नोवा की मुट्ठी सलोनी की तलवार पर लगी तो वह पीछे हट गई। उसके चेहरे पर एक अस्वस्थ लाल रोशनी दिखाई दी। वह वास्तव में इस एक हमले से घायल हो गई थी। क्या यह कैसे संभव है? वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? पूरी तरह से संयमित होना। राघव के चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। यही वह चीज थी जिसने उसे विभिन्न क्षेत्रों में लड़ने का आत्मविश्वास दिया, साथ ही साथ सुनहरा आर्म गार्ड और मार्शल तकनीकों का एक सेट जिसने उसे हथियारों के खिलाफ नंगे हाथों से लड़ने की अनुमति दी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सलोनी का हथियार ज़्यानटियन हथियार नहीं था। इससे राघव इस जूनियर मास्टर को और भी नीची नजर से देखने लगा। यह आदमी शायद मुर्गे की आंतें खाकर बड़ा हुआ होगा। उसकी आंतें मुर्गे से भी कम थीं। एक और मुट्ठी लो! नोवा चिल्लाया और उसमें से पूरी तरह संयम की शक्ति फूट पड़ी। मुट्ठी की छवियां आकाश में भर गईं। एक बार जब कोई साधक पूर्ण टेम्परिंग से गुजरता है तो वे जो नए मेरिडियन बना सकते हैं वे आश्चर्यजनक रूप से टिकाऊ होते हैं। उनकी शक्ति की गणना सामान्य ज्ञान के अनुसार नहीं की जा सकती। पूर्ण टेम्परिंग की शक्ति ने सलोनी को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया। सलोनी अब पीला पड़ गया था। उसे पता था कि उसे धोखा दिया गया है।
नोवा ने उसे फंसाने के लिए जानबूझकर उसे इस रास्ते पर ले जाया था। धमाका। नोवा की मुट्ठी एक बार फिर उस पर टूट पड़ी और सलोनी को लगभग खून की खांसी आ गई। वह मुश्किल से उसे रोकने में कामयाब रही, लेकिन उसकी तलवार टूट गई और वह पीछे हट गई। विकराल भाड़े की इकाई के सभी सदस्य भयभीत थे। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे ज़ियांटियन दबाव से पीछे हट गए। हाँ, आज्ञाकारी होकर मेरी रखैल बन जाओ, नोवा ने व्यंग्य किया। वह आगे बढ़ा और सलोनी को पकड़ लिया, जो अभी तक स्थिर नहीं हुई थी, और उसका गला घोंटने के लिए आगे बढ़ा। अचानक कहीं से एक बड़ा हाथ प्रकट हुआ और उसकी कलाई पकड़ ली। उसी समय एक आह निकली। सच में परेशान क्यों होना,